एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने अभी विगत दिनों जो है लाइट के बारे में पार्ट 1, पार्ट 2, आज हम जो है आपको पार्ट 3 बता रहे हैं। हमने आपको कौन कौन सा पाठ्यक्रम है वो बता दिया था, परिभाषा, गुण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बता दिया था। अगला जो आपका शुरू होगा वो होगा फोटोग्राफिक कैमरा, मानव नेत्र, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में अगला अपन चर्चा करेंगे समंजन क्षमता के बारे में चर्चा करेंगे। समंजन क्षमता, इसके बाद में मानव नेत्र में जो दोष होते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे लेंस के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे प्रिज्म, वर्ण विक्षेपण, वर्णक्रम और इंद्रधनुष के बारे में अपन जो है चर्चा करेंगे। काय के बारे में चर्चा करेंगे, फोटोग्राफिक कैमरे के बारे में चर्चा करेंगे। मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र में जो है परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है फोटोग्राफिक कैमरे के कोई 4 भागों के नाम लिखो। मानव नेत्र के कोई 4 भागों के नाम लिखो, ये क्वेश्चन आ जाता है। समंजन क्षमता क्या है, इसके बारे में पूछ लेते हैं। दोष, किस प्रकार के जो दोष होते हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य। लेंस के बारे में पूछ सकते हैं, लेंस के उपयोग कोई 2 उपयोग लिखो। लेंस की क्या पहचान है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके बाद में प्रिज्म के बारे में, वर्ण विक्षेपण के बारे में, वर्णक्रम के बारे में और इंद्रधनुष के बारे में जो है 60 टाइप के आंसर जो है, क्योंकि 2 नंबर का आना है इस यूनिट में से, तो जो छोटे से क्वेश्चन, जो छोटे प्रश्न होते हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अपन जो है क्रम से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला आ गया फोटोग्राफिक कैमरा और मानव नेत्र। फोटोग्राफिक कैमरे का अर्थ यहाँ पर ये है जो कैमरा उपयोग में होता है। पहले के समय में क्या था, जो कैमरा था उसमें देखा होगा कि ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आती थी, अपन बैठ जाते थे, पूरा स्टूडियो डार्क, मतलब जहाँ फ़ोटो खींचना होती है वहाँ डार्क रहता था, अंधेरा रहता था, वहाँ बैठ जाते थे। उसके बाद में वो दूरी एडजस्ट करता था, फिर फ़ोटो खींचता था। उसके बाद में जो है उस नेगेटिव को जो उसको विभिन्न प्रकार के जो ट्रे में घोल रखे रहते थे, घोलों में वो डुबोता था और उसके बाद में उसको टांग देता था और कुछ समय बाद जो है वो मिल जाता था। तो अब ये जो एक्चुअल में ये थी, ये पुराने कैमरों की थी और आज के समय तो डिजिटल कैमरे आने लगे हैं, तो तुरंत ही अपन को फ़ोटो प्राप्त होती है। तो ये जो यहाँ पर चर्चा की गई है फोटोग्राफिक कैमरे के बारे में चर्चा की गई है। फोटोग्राफिक कैमरा मतलब इसका जो है जो पर्दे पर जो है प्रतिबिंब बनता है, ठीक है कि नहीं। कौन कौन से भाग होते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट होते हैं, शटर होता है, डायफ्राम होता है, लेंस होते हैं, ये होते हैं इसके भाग। फोटोग्राफिक प्लेट, शटर, डायफ्राम, ठीक है कि नहीं, और ये लेंस वगैरह जो इसके क्या होते हैं, भाग होते हैं। पहले के जो कैमरे आते थे उनकी फोकस दूरी निश्चित होती थी, ज़्यादा दूरी की वो नहीं खींच पाते थे, पिक्चर वगैरह नहीं ले पाते थे। आजकल तो डिजिटल कैमरे आने लगे हैं, बहुत दूर की जो है पिक्चर जो है, फ़ोटो है, वो खींच लेते हैं। इसके बाद में दूसरा शब्द इसमें परीक्षा में पूछ लेते हैं, फोटोग्राफिक कैमरे में और मानव नेत्र में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। उसके पहले अपन को जानना जरूरी है कि मानव नेत्र में जो है, मानव नेत्र जो है कौन कौन से भाग होते हैं। प्रकृति द्वारा अपन को जो प्रदत्त है मानव नेत्र है, इसके जो भाग होते हैं, कोराइड होता है, ठीक है कि नहीं, काचाभ होता है, रेटिना होता है, कार्निया होता है, बहुत से प्रकार के भाग होते हैं। अपन को 4 नाम याद रख लेना, कोई भी, कार्निया है, रेटिना है, काचाभ द्रव है, ठीक है कि नहीं। ये सभी भाग जो काय के होते हैं, ये होते हैं मानव नेत्र के भाग होते हैं। अगला इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि मानव नेत्र कैमरे में कौन कौन सी
मानव नेत्र एवं फोटोग्राफिक कैमरे में कौन कौन सी समानताएं होती हैं। समानताएं मतलब दोनों में कौन कौन से गुण जो है वो मिलते हैं, और असमानताएं मतलब होती है डिफरेंसेस, मानव नेत्र और कैमरे में कौन कौन से अंतर हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बना फोटोग्राफिक कैमरा एवं मानव नेत्र में दो समानताएं। तो सबसे पहले समानता हो जाएगी, अपन को पता है कि मानव नेत्र में जो वस्तु अपन को दिखाई देती है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो काय पे बनता है, रेटिना पर। काय पे बनता है वो, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर जो है उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब काय पे बनता है, रेटिना। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रेटिना पर उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। काय पे बनता है, रेटिना पर उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अपन समानताएं की चर्चा कर रहे हैं। रेटिना पर उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और इस पे आ जाएगा पर्दे या प्लेट पर, काय पे, फोटोग्राफिक कैमरे पर जो हो जाएगा, फोटोग्राफिक कैमरे पर जो है पर्दे या प्लेट पर उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, इसमें भी उल्टा बनता है और इस पर भी बनता है कौन सा, उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब इस पर भी बनता है। अपन बात कर रहे हैं दोनों की समानताएं। कौन सी समानताएं, फोटोग्राफिक कैमरे एवं मानव नेत्र में कोई दो समानता। तो ये हो रेटिना पर उल्टा एवं वास्तविक, फोटोग्राफिक प्लेट या पर्दे पर उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब इस पर भी बनता है। दोनों का सेम हो गया। इसके बाद में क्या होता है, अपन ने देखा होगा, अपन जो है अपन को देखा, अपन जो पलकें होती हैं, पलकों के खुलने पर प्रकाश जो है वो नेत्र में प्रवेश करता है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, मानव नेत्र में पलकों के खुलने पर नेत्र प्रकाश जो है वो नेत्र में प्रवेश करता है। पलकों के खुलने पर प्रकाश जो है वो काय में प्रवेश करता है, नेत्रों पर करता है। ठीक, पता है पलकों के द्वारा जो है प्रकाश पहुंचता है। और इसमें क्या हो जाएगा, शटर के खुलने पर, एक शटर भाग होता है कैमरे में जिसके द्वारा प्रकाश जाता है। जैसे हमने बताया था, डायफ्राम बताया था, शटर बताया था, लेंस बताया था, फोटोग्राफिक प्लेट बताई थी। इसी प्रकार से इसमें कौन सा भाग होता है, शटर। शटर के खुलने पर प्रकाश जो है कैमरे में प्रवेश करता है। शटर के खुलने पर प्रकाश जो है वो कैमरे में प्रवेश करता है। दो समानताएं होंगी। पहला हो गया उल्टा एवं वास्तविक, उसमें भी फोटोग्राफिक प्लेट को उल्टा एवं वास्तविक। इसमें हो गया क्या है कि पलकों के द्वारा नेत्र प्रकाश जो है नेत्र में प्रवेश करता है, और उसमें क्या हो जाएगा, शटर द्वारा जो है वो प्रकाश जो है कैमरे में प्रवेश करता है। दोनों में के आंखों में भी लेंस होते हैं, इसमें भी लेंस होते हैं। ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है फोटोग्राफिक कैमरा एवं मानव नेत्र में अंतर, डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। तो डिफरेंस क्या हो जाएगी, मानव नेत्र की जो होती है, हाँ आवाज, मानव नेत्र, मानव नेत्र मतलब आंख, आंख की फोकस दूरी स्थिर नहीं रहती है। कौन सा हो जाएगा, आंख की फोकस दूरी स्थिर नहीं रहती है। फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, स्थिर नहीं रहती। और कैमरे में क्या हो जाएगा, कैमरे के लेंस की फोकस दूरी कैसी रहती है, स्थिर रहती है। ज़्यादा दूर तक की अपन फोटो वगैरह नहीं खींच सकते। उसमें देखा होगा जब कैमरा रहता है उसमें लेंस एफ लिखा रहता है, 1.2 1.5 ऐसा लिखा रहता है। मतलब एफ मतलब फोकस दूरी, पहले होता है लेंस की फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी स्थिर नहीं होती है मानव नेत्र की, और लेंस की फोकस दूरी स्थिर होती है। अब इसमें क्या होता है, अब दूसरी शब्द आ गया प्रतिबिंब। पहला कौन सा हो गया, फोकस दूरी। मानव नेत्र की फोकस दूरी निश्चित नहीं होती, इसकी जो है फोकस दूरी क्या होती है, निश्चित रहती है। अगला हो जाएगा, इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो दोष मुक्त होता है। दोष मुक्त मतलब उसमें दोष नहीं रहता। प्रतिबिंब में कैसा बनता है, दोष मुक्त रहता है। और कैमरा वगैरह में देखा हुआ, यदि पर्दे जब अपन फोटो खींच रहे हैं कोई बीच वगैरह में या तो पिक्चर अच्छी नहीं आती, तो जो उसका जो प्रतिबिंब बनता है उसमें अपन क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दोष मुक्त नहीं रहता है। ठीक, इसमें दोष मुक्त रहता है मतलब दोष नहीं रहता है आँख में, और इसमें क्या हो जाता है, दोष मुक्त पाया जाता है, दोष मुक्त नहीं रहता है। अब इसके बाद में दूसरा आ जाएगा, ये हो गया इस प्रकार से दो अंतर, बिल्कुल सरल सरल वाले अंतर होगा जो हमने आपको बता दिए। वैसे 5-6 अंतर है, लेकिन अपन को जो है 2 अंतर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो अपन ये लिख देना। ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद में दूसरा शब्द आया है कि दूसरा शब्द आया है कौन सा, समंजन क्षमता।
कौन शब्द आया है? समंजन क्षमता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। आंख की जो होती है वो क्या होती है? समंजन क्षमता जो है, यदि किसी समंजन क्षमता जिस गुण होता है ये समाप्त हो जाता है तो जो मनुष्य की आंख में जो है वो दोष उत्पन्न हो जाता है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? नेत्र लेंस से संबंधित, नेत्र लेंस से संबंधित मांसपेशियों द्वारा, नेत्र लेंस से संबंधित मांसपेशियों द्वारा इसकी मोटाई बदलकर, नेत्र लेंस से संबंधित मांसपेशियों द्वारा इसकी मोटाई बदलकर फोकस दूरी को इस प्रकार नियंत्रित होना ताकि पास तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। पास तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। क्या हो जाएगा? नेत्र लेंस से संबंधित मांसपेशियों द्वारा इसकी मोटाई बदलकर फोकस दूरी को इस प्रकार से नियंत्रित करना ताकि पास तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। ठीक, इस गुण का यदि समाप्त हो जाता है तो आंखों में जो है वो दोष उत्पन्न हो जाता है। ये कहलाती है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या है? नेत्र लेंस से संबंधित मांसपेशियों द्वारा इसकी मोटाई बदलकर फोकस दूरी को इस प्रकार से नियंत्रित करना ताकि पास तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। अगला इसके बाद में शब्द आया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ऑब्जेक्टों में भी पूछ लेते हैं, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर कितना है? 25 सेंटीमीटर। क्या है इसका आंसर? 25 सेंटीमीटर। और इसको जो है डी से व्यक्त किया जाता है। काय से व्यक्त किया जाता है? डी से व्यक्त किया जाता है। काय को? इसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगा? आंख से वस्तु की वह दूरी, आंख से वस्तु की वह दूरी, वह कम से कम दूरी, आंख से वस्तु की वह कम से कम दूरी जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। आंख से वस्तु की वह कम से कम दूरी जिस पर वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, क्या कहलाती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। आंख से वस्तु की वह कम से कम दूरी जिस पर जो है वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, क्या कहलाती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। और इसको डी से व्यक्त किया जाता है। ये हो गया समंजन क्षमता का हो गया, और ये हो गया निकट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब दूसरा शब्द आया है दोष। कौन सा शब्द आया है? दोष। एक तो होता है निकट, एक होता है दूर, एक हो गया निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और एक होता है दृष्टि वैषम्य। कौन सा होता है? दृष्टि वैषम्य। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और अगला कौन सा हो गया? दृष्टि वैषम्य। अब अपन को क्रम से याद रख लो, जैसे हमने सूर्य ग्रहण का बताया था, चंद्र ग्रहण का बताया था, फिर सूर्य ग्रहण का बताया था, इसी प्रकार से अपन इसको ध्यान रख लो। निकट मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा इसका अर्थ रहता है कि क्या हो जाएगा? पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं स्पष्ट, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्या हो जाएगा? पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में ये आता रहता है, इस साल भी आया था। निकट दृष्टि दोष, इस प्रकार के दोष में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब कारण पूछ लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष के कोई दो कारण लिखो। तो पहला, अपन को यदि निकट दृष्टि दोष का पता है तो अपन उसका जो है विपरीत में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष जो है उसके बारे में अपन बन जाएगा अपन से। निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा? पहला कौन सा हो जाएगा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होना, पहला क्या हो जाएगा? ये काय का कारण है? निकट दृष्टि दोष के कारण। क्या है ये? निकट दृष्टि दोष के कारण। पहला कौन सा है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होना।
दूसरा हो जाएगा नेत्र के गोले का आकार बढ़ना। दूसरा कौन सा हो जाएगा? नेत्र के गोले का आकार बढ़ना। दूसरा कौन सा हो जाएगा? नेत्र के गोले का आकार बढ़ना। नेत्र के गोले का आकार बढ़ना। दूसरा हो जाएगा फोकस दूरी कम होना। अब ये दो अपन को पता है, तो अपन इसके उल्टे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी है, देखो ना, नेत्र के गोले का आकार बढ़ना की जगह हो जाएगा कम। क्लियर हो गया कि नहीं? इसके लिए अपन कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। ऑब्जेक्टों में भी पूछ लेते हैं निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? ये अवतल लेंस। फिर से बता दे रहे हैं, इस प्रकार के दोष में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कारण कौन सा हो जाएगा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होना, या दूसरा हो जाएगा नेत्र के गोले का आकार बढ़ना। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें ऐसा, वैसे इसमें उल्टा हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। दूर की वस्तुएं कैसे हो जाएंगी? साफ दिखाई, मतलब थोड़ा सा निकट, मतलब पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही, ठीक है कि नहीं? ऐसे इसमें हो जाएगा, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही और पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई दे रही। क्या हो जाएगा? उल्टा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम की जगह हो जाएगी अधिक, और नेत्र के गोले का आकार बढ़ना की जगह क्या हो जाएगा? कम। और इस दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। काय के लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष के उसके निकट के लिए अवतल, और उसके लिए कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से बताया हमने? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और एक होता है कौन सा? जरा। एक होता है जरा दृष्टि दोष, और एक होता है दृष्टि वैषम्य। कौन सा होता है? दृष्टि वैषम्य। एक होता है जरा दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक हो गया निकट दृष्टि दोष। इसके लिए कौन सा? अवतल। इसके लिए कौन सा? उत्तल। ठीक, ये हो गया। अगला कौन सा दोष हो गया? जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? वृद्धावस्था में ये दोष उत्पन्न होता है, ना दूर की वस्तुएं ना पास की वस्तुएं नहीं दिखाई नहीं देती। ठीक, तो इसके लिए अपन करते हैं द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी लेंस, ये हो गया द्विफोकसी लेंस। ऑब्जेक्टों में भी पूछ लेते हैं द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किस प्रकार के दोष के लिए किया जाता है। ये हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। अगला कौन सा आ गया? दृष्टि वैषम्य। कौन सा आ गया? दृष्टि वैषम्य। इसमें क्या होता है कि मनुष्य को ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मनुष्य को क्या हो जाता है? इस प्रकार के दोष में ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाएं एक साथ दिखाई नहीं देती। कार्निया के जो है गोलाकार ना होने का, जो कार्निया रहती है वो पूर्णतः गोलाकार नहीं रहती है, इसके कारण जो है यह दोष उत्पन्न हो जाता है। दृष्टि दोष में ये हो जाएगा, ना पास की वस्तुएं दिखाई साफ दिखाई देती है ना दूर की। और जब दृष्टि वैषम्य में इस प्रकार के दोष में ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसमें क्या होता है? यह जो है कार्निया के गोलाकार ना होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए अपन करते हैं बेलनाकार लेंस। कौन से लेंस करते हैं अपन इसके लिए? बेलनाकार लेंस। एक शब्द और आया है, वो है टेरिक लेंस। कौन सा आया है? टेरिक लेंस। ऐसा परीक्षा में भी पूछ सकते हैं बेलनाकार लेंस का उपयोग किस प्रकार के दोष के निवारण के लिए किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? दृष्टि वैषम्य। 4 प्रकार के हो गए, निकट, दूर, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य। अब इसके बाद में अगला जो शब्द आया है वो आया है आपका दर्शन कोण। कौन सा शब्द आया है? अगला जो शब्द आया है वो आया है कौन सा? दर्शन कोण। दर्शन कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी वस्तु द्वारा
आंख पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। क्या हो जाएगा? वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को या वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे अपन? किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं। इसके बाद में देखा होगा, जैसे यदि पहाड़ी पर यदि दूर पे बैठे रहते हैं तो अपन को यहाँ से देखते हैं दूर से, तो अपन को छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वो एक्चुअल में दर्शन कोण के कारण ही होता है। अगला इसके बाद में शब्द आया है, वो शब्द आया है, कौन सा आया है? लेंस। कौन सा शब्द आया है? लेंस। तो लेंस क्या हो जाएगा? एक लेंस, क्या लिखेंगे? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा रहता है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा रहता है। ये कौन सा हो जाएगी? लेंस की परिभाषा क्या हो जाएगी? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा रहता है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा रहता है। अब इसके बाद में आ गया दूसरा शब्द आया है, एक लेंस। एक शब्द आया, पहले अवतल याद रख लो। अवतल याद रख लोगे, जैसे हमने अभी बताया, निकट दृष्टि दोष में अवतल, फिर उसके बाद में दूर में उत्तल। इसी प्रकार से पहले याद रख लोगे अवतल, तो अपन को जो क्या बन जाएगा? उत्तल के बारे में अपन को बन जाएगा। अवतल क्या हो जाएंगे? ये लेंस जो हैं बीच में मोटे तथा किनारों पर क्या होते हैं? पतले। और क्या होते हैं? पतले। बीच में मोटे तथा किनारों पर क्या होते हैं? पतले होते हैं। पतले, ठीक, बीच में मोटे तथा किनारों पर क्या होते हैं? पतले होते हैं। इसका उल्टा चले जाओगे तो कौन सा लेंस हो जाएगा? ये उत्तल लेंस। बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे, कौन सा हो गया? उत्तल लेंस। अवतल लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले, इसका उल्टा कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस के बारे में। उपयोग पता ही है, दृष्टि निवारण के लिए होता है। घड़ी जो सुधारते हैं वहाँ पर देखा होगा, घड़ी की दुकान में वो इसका उपयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी में भी इस प्रकार के जो है लेंस जो है क्या रहते हैं? उपयोग में लाए जाते हैं। लेंस का उपयोग पूछ लेंगे तो बन जाएगा। अगला इसके बाद में शब्द आया है माइक्रोस्कोप। क्या है? अगला शब्द कौन सा आया है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी जो है उसमें क्या करते हैं? प्रकाश के यंत्र। ये भी क्या है? एक प्रकाश के यंत्र है जो पास की सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक ऐसा प्रकाशक यंत्र है जिसके द्वारा जो है पास की छोटी सूक्ष्म वस्तु को बड़े आकार में या स्पष्ट देखने के लिए प्रयुक्त में किया जाता है। अगला शब्द कौन सा आया है? वो शब्द आया है इसमें, दूसरा शब्द आया है इसमें प्रिज्म। कौन सा शब्द आया है इसमें? प्रिज्म। कौन सा शब्द आया है इसमें? आया है प्रिज्म। कौन सा शब्द आया है? प्रिज्म। प्रिज्म क्या हो जाएगा? किसी कोण पर झुके हुए, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ के मध्य घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। दो समतल पृष्ठ के मध्य घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ, दो हो जाएगा, दो समतल पृष्ठ के मध्य घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ के मध्य घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। ये काय की परिभाषा हो गई? प्रिज्म की। काय की परिभाषा हो गई? प्रिज्म की। दो समतल पृष्ठों के मध्य घिरा हुआ, दो समतल मध्य से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम का कहलाता है प्रिज्म जो है वो कहलाता है। अगला इसके बाद में शब्द आया है, वो शब्द आया है अपवर्तन। कौन सा शब्द आया है? अपवर्तन। अपवर्तन का
पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा, जब कभी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने माध्यम से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। इसको बोलते हैं अपवर्तन। इसका सूत्र जरूर याद रख लो, साइन आई बटे साइन आर बराबर जो होता है क्या कहलाता है, स्थिरांक। क्या कहलाते हैं, नियतांक या स्थिरांक। ये कहलाता है स्नेल का नियम। काय का नियम कहलाता है, स्नेल का नियम। ऑब्जेक्ट वगैरह में पूछ लेते हैं कि अपवर्तन के नियम की खोज किसने की थी, तो वैज्ञानिक का नाम क्या है, स्नेल। क्या कहलाता है, स्नेल। या उन्होंने पूछ लिया साइन ए बटे साइन आर बराबर नियतांक, ये कौन सा फार्मूला है, तो ये कौन सा हो जाएगा, स्नेल का नियम। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह क्या कहलाता है, अपवर्तन। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, ये कौन सा है, ये आपतन कोण है, और नीचे कौन सा है, अपवर्तन। आई बराबर क्या है, आपतन, और आर बराबर क्या है, अपवर्तन। आपतन कोण और दूसरा हो जाएगा अपवर्तन कोण। ये काय का हो गया, अपवर्तन के बारे में। साइन आई बटे साइन आर, स्नेल का नियम, आपतन कोण कहलाएगा और ये कहलाएगा अपवर्तन कोण। अगला इसके बाद में शब्द आया है, वो आया है वर्ण विक्षेपण। कौन सा शब्द आया है, इसके बाद में अगला शब्द जो आया है वो आया है वर्ण विक्षेपण। कौन सा शब्द आया है, अगला जो शब्द आया है वो आया है वर्ण विक्षेपण। अगला शब्द कौन सा आया है, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखा होगा जब श्वेत प्रकाश जो होता है किसी प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो वह क्या हो जाता है, वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से होकर गुजरता है, 9वीं 10वीं में पढ़ा है, तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश के अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पढ़ा है इसके बाद में। इसके बाद में एक शब्द और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वर्णक्रम। कौन सा शब्द आया है, वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम। अब यहीं पर जो क्या है, यदि निर्गत प्रकाश, यदि प्रिज्म से निर्गत प्रकाश को किसी पर्दे पर प्राप्त करें तो पर्दों पर प्राप्त रंग को क्या बोलते हैं, अपन वर्णक्रम कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरणें जो है प्रिज्म में से होकर गुजरती हैं, वह अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर प्रिज्म में से निर्गत प्रकाश को किसी पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाए तो प्राप्त जो रंग होता है, प्राप्त रंगों के क्रम को, तो प्राप्त रंगों के क्रम को वर्णक्रम कहते हैं। प्रिज्म में से होकर गुजरी, वर्ण विक्षेपण हो गया, और निर्गत प्रकाश को जो है अपन ने काय पर प्राप्त कर लिया, पर्दे पर, तो कौन सा कहलाएगा, वर्णक्रम। ये वर्णक्रम होता है, ये होता है दो प्रकार का, एक होता है अशुद्ध और एक होता है शुद्ध। अशुद्ध वर्णक्रम और एक हो गया कौन सा, शुद्ध वर्णक्रम। ठीक, अशुद्ध में क्या हो जाएगा, रंगों के विभाजन की कोई स्पष्ट रेखा नहीं होती। क्या हो जाएगा, रंगों के विभाजन की कोई स्पष्ट रेखा नहीं होती, तो क्या कहलाएगा, अशुद्ध। रंगों के विभाजन की कोई स्पष्ट रेखा नहीं होती, और इसमें क्या हो जाएगा, रंगों के विभाजन की क्या हो जाएगी, स्पष्ट रेखा होती है, और प्रत्येक जो रंग होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कौन सा होगा, दो प्रकार के, अशुद्ध, रंगों के विभाजन की कोई स्पष्ट रेखा नहीं होती, और इसमें जो होता है रंग जो है स्पष्ट रूप से, प्रत्येक रंग स्पष्ट रूप से जो है वो दिखाई देता है, काय में, शुद्ध में। अब इसके बाद में अगला शब्द जो आया है वो आया है कौन सा, इंद्रधनुष। कौन सा शब्द आया है, इंद्रधनुष। देखा होगा बरसात में जब समाप्त होती है, अपन सूर्य की पीठ की तरफ खड़े हो जाएं तब क्या हो जाता है, अपन को एक वृत्तीय चाप दिखाई देता है, वो कहलाता है इंद्रधनुष। क्या कहलाता है, इंद्रधनुष। बरसात समाप्त होते ही, ठीक है, सूर्य की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं और आकाश की तरफ देखें तो एक वृत्तीय चाप दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो होता है वो होता है कितने प्रकार का, दो। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, प्राथमिक, और दूसरा है द्वितीयक। प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक।
प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा कौन सा है, द्वितीयक। प्राथमिक क्या हो जाएगा, चाप में लाल रंग बाहरी किनारे पर। ये एक शब्द याद, प्राथमिक पर याद रख लो तो अपन को द्वितीयक जो है याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाप में लाल रंग बाहरी किनारों पर तथा बैंगनी रंग अंदर की किनारों की ओर पाया जाता है। क्या हो जाएगा, चाप में लाल रंग बाहरी किनारों पर, चाप में लाल रंग बाहरी किनारों पर तथा बैंगनी रंग अंदर की किनारों में पाया जाता है। यहाँ पर उल्टा कर देना, बैंगनी रंग जो होता है वो हो जाएगा काय पे, किनारों पर, और लाल रंग काय का हो जाएगा, अंदर की। इस प्रकार से जो है हमने आपको जो बता दिया पूरा जो है, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि आप जो है अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। तो सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए कटारे एग्रीकल्चर क्लासेस। धन्यवाद।